बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन चाहिए हमें, ये समझना है हमें। क्यों ना मैं इसी में, है ना, तीनों की बात कर लूँ, बेटर रहेगा कि मैं 100 हॉर्स की बात कर दूं। इसी में न्यूमैन भी समझ लेते हैं और इसी को फिशर में भी समझ लेते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। है ना, इनको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखो न्यूमैन ने क्या करा था, भाई सबसे पहले न्यूमैन की बात करनी है अपने को। तो न्यूमैन ने क्या करा था कि यार दो फॉर्म बताई इन्होंने। दो फॉर्म में एक फॉर्म तो रखी इन्होंने एक्लिप्स्ड फॉर्म, और एक फॉर्म रखी इन्होंने स्टेगर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड? तो जैसे मान लो कि मेरे पास, है ना, कोई कोई भी मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है। जैसे ये मान लो मेरे पास में, मैंने आपको बताया था कि ये फ्रंट कार्बन है। इस फ्रंट कार्बन पे, ये फ्रंट कार्बन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3। यहाँ क्या रखा हुआ है, मान लीजिए Cl लिखा हुआ है, और यहाँ क्या रखा हुआ है, H रखा हुआ है। इसके जस्ट पीछे वाला कार्बन, उसके पास भी क्या रखा हुआ है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 है। थोड़ा सा मैंने एंगल दिखा दिया है ताकि पीछे वाला दिखता रहे, नहीं तो फुल्ली इक्लिप्स्ड भी हो सकता है। तो इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। इसने कंप्लीट क्या कर रखा है, ओवरलैप करा रखा है भाई, पूरे तरीके से उसको कवर कर रखा है, ठीक है ना। एक और फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। तो वो क्या होता है कि, है ना, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे, कार्बन कार्बन के तो पीछे होता है, लेकिन बाकी एटम एक दूसरे के पीछे नहीं होते हैं, अपोजिट आ जाते हैं। जस्ट जैसे ये CH3 है, यहाँ Cl था, यहाँ H था, इधर Cl है, इधर H है, और इधर बीच में CH3 है। ऐसा स्ट्रक्चर घूम गया, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड फॉर्म। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में, ये स्टेगर्ड फॉर्म है। तो ये न्यूमैन के दो प्रोजेक्शंस हैं, इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन भी हम लोग कहते हैं। अब ये तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, क्लियर, दो फॉर्मेट हो गया, यस सर। ठीक है ना। अब मतलब समझ में आ गया ना, पहले पहले ही बताओ, इक्लिप्स और स्टेगर्ड आपको समझ में आया क्या किया है मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये न्यूमैन है। अब सुनो सुनो ध्यान से। अब मुझे चाहिए, है ना, अब मुझे चाहिए कौन सा प्रोजेक्शन, शेयर हॉर्स प्रोजेक्शन। एक बार में समझा दूंगा, देखिए ध्यान से। शेयर हॉर्स प्रोजेक्शन की बात करोगे, शेयर हॉर्स प्रोजेक्शन, तो इसको ऐसे समझो, ध्यान समझना। जो तुम्हारा फ्रंट कार्बन है, ये जो फ्रंट कार्बन है उसको मैं लिख रहा हूं, ये फ्रंट कार्बन है। उस पे मैंने राइट हैंड साइड पे Cl था, लेफ्ट हैंड साइड पे H था, और नीचे कौन था, CH3। ऐसे लिखा, और फिर ऐसे एक लाइन खींची, और फिर राइट हैंड साइड पे Cl, लेफ्ट हैंड साइड पे H, और नीचे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। दिखा आपको ये फॉर्म, जो ऊपर वाली फॉर्म है उसी फॉर्म को लिखा है मैंने एज इट इज। ये फ्रंट कार्बन है आपका, ये बैक कार्बन है। तो पहले जो मैं इसको सामने से देख रहा था ना, अब मैं उसको साइड से देख रहा हूं। बोलो भाई। यस अगर सर, देख गया। अगर मैं इसको, यस सर। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, अगेन इट फॉर्म व्हाट, इक्लिप्स्ड। ये भी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अच्छा, स्टेगर्ड फॉर्म की बात करोगे तो बताओ स्टेगर्ड फॉर्म कैसे दिखाई देगा। इसका CH3 नीचे, और इसका CH3 ऊपर, इसका Cl राइट में, इसका H लेफ्ट में, इसका Cl लेफ्ट में, और इसका H राइट में। चेक करो भाई, ये कौन सी फॉर्म बन गई, स्टेगर्ड फॉर्म। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, बताओ। यस सर। तो अगर तुम किसी मॉलिक्यूल्स को सामने से देख रहे हो और ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो जैसे मैंने ऊपर बना रखा है, तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और उसी मॉलिक्यूल्स को तुम साइड से देख रहे हो, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया आपका, 100 हॉर्स। टॉर्स फॉर्म बन गया। अब अब समझो ध्यान से, ये जो फॉर्म मैंने दिखाई है तुम्हें, कौन सी वाली, ये नीचे वाली,
क्या यही फॉर्म ऊपर वाली है एज इट इज? Yes, sir. और जो फॉर्म मैंने तुम्हें यहां दिखाई है, क्या यही फॉर्म जस्ट ऊपर वाली भी है? Yes, sir. तो क्या तुम शेहॉर्स को न्यूमैन में देख सकते हो, और क्या Yes, sir. न्यूमैन को शोहॉर्स में देख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन शोहॉर्स का आएगा तो आरएस कैसे निकालना है? भाई शेहॉर्स प्रोजेक्शन समझ में आ गया, अब बाकी डिटेल्स अपन पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको जनरल बात समझ में आ गई कि ठीक है ये शेहॉर्स प्रोजेक्शन है और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। आप समझो ध्यान से, दोनों प्रोजेक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? फिशर में। मैं इसमें आरएस नहीं निकाल सकता, खासियत क्या है, मैं इसमें आरएस नहीं निकाल सकता, मेरे बस की बात नहीं इसमें आरएस निकालना। तो मैं क्या करूं कि इनको कन्वर्ट करूं किसके अंदर? फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। तो जब कभी भी आपको न्यूमैन को या शेहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुझे न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए? तो देखो, कभी भी अगर तुम न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो न्यूमैन की हमेशा कौन सी फॉर्म तुम्हें दिखनी चाहिए? हमेशा न्यूमैन की इक्लिप्स्ड फॉर्म को देखना, हमेशा न्यूमैन की इक्लिप्स। अगर मान लो कभी स्टेगर्ड फॉर्म दे भी रखी हो ना मॉलिक्यूल्स की, तो पहले काम क्या करो कि उस स्टेगर्ड फॉर्म को कहां लेके जाओ? Eclipsed. इक्लिप्स्ड पे। और इक्लिप्स्ड पे ले जाने के बाद पीछे वाला जो कार्बन है जो नीचे की तरफ रखा हुआ है, पीछे वाले कार्बन का जो ग्रुप नीचे की तरफ रखा हुआ है, उसको हमेशा खींचना ऊपर की तरफ, उसको हमेशा खींचना ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड CH3, और नीचे ये CH3 आ जाएगा। भाई ये ऊपर जाएगा तो सामने वाला H तो नीचे आ ही जाएगा। राइट में Yes, sir. राइट ग्रुप और लेफ्ट में लेफ्ट ग्रुप, ये बन गया आपका फिशर। अब इसका जो भी आरएस तुम निकालोगे वो आरएस बेसिकली इसका होगा। सेम सेम समझिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि है ना, मैं अब बात समझिए ध्यान से, मैं चाहता हूं कि मैं न्यूमैन, सॉरी मुझे पोजीशन दे रखा है शेहॉर्स का। अब यार शेहॉर्स का पोजीशन दे रखा है और मैं इसके अंदर चाहता हूं आरएस निकालना, तो आपके पास दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका ये होगा कि आप इस सीहॉर्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो कि बहुत आसान है। आपको पता है ये फ्रंट कार्बन है, आपको पता है ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है ना, तो फ्रंट कार्बन को आप ऐसे बना लो। फ्रंट कार्बन में CH3 नीचे है और Cl राइट और H लेफ्ट में है। बैक वाले में फिर CH3 नीचे हुआ है और Cl राइट और H लेफ्ट में है। आपने तुरंत है ना क्या बना लिया? शेहॉर्स से न्यूमैन में कन्वर्ट कर, न्यूमैन। और न्यूमैन Yes, sir. में कन्वर्ट कर लो। बताओ। फिशर। और फिशर में आरएस निकाल लो। एक तरीका ये है ना। मेरे ख्याल से ये तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए, इसमें गलती होने के चांसेस कम Yes, है। sir. इसके अलावा भी एक तरीका है, इसके अलावा एक तरीका ये है कि यार एक बात बताओ, क्लियर करना, ध्यान से समझना, आपको समझ में आया तो हमें बताना जरूर। ये कार्बन जो है, इस कार्बन में राइट हैंड साइड पे Cl है, तो मैं इसको कह रहा हूं अबव द प्लेन। मैं क्या मान लूं इसको? अबव द प्लेन। और इसको क्या मान लूं? बिलो द प्लेन। पहले डिसाइड कर लिया मैंने कि जो बाहर की तरफ है वो Cl है तो वो अबव द प्लेन, और जो H है तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा। ये दोनों लाइन प्लेन पे मान ली। अगेन इट इज अबव द प्लेन और दिस इज बिलो द प्लेन। मान लिया हमने। अब एक काम करते हैं, जो हमने किया है क्या वो आंसर और जो हमने कन्वर्जन किया है वो आंसर सेम आ रहा है? चेक करें, देखिए एक बार चेक कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना। इसमें चेक करते हैं पहले 1 2 3 क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एस फॉर्म है, और 1 2 3 इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आंसर आर होगा। पहले चेक करो क्या मैं जो मैंने किया वो सही है, बोलो भाई। ये 1 बनेगा प्रायोरिटी में, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ रखी हुई है बताओ? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल पे उल्टा कर देंगे आंसर, और यहाँ ये का सर सही है। सही है। ठीक है, अच्छा तो यानी कि इसका नाम क्या हो गया? 2R एंड 3S, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर प्रायोरिटी दोनों तरफ से सेम आती है तो R को पहले लिखा जाता है, S को बाद में लिखा जाता है। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब यहाँ आइए, आप इस पॉइंट पर आइए, बताइए, चेक करिए। 1 2 3 1 2 3
1 2 3 रोटेशन बताओ जल्दी से। इट इज क्लॉकवाइज। Clockwise. और क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ रखी हुई है, एच तो में सेम रहेगा. तो यानी सेम कि आर रहेगा। का आर रहेगा। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, 1 2 3 चेक करो भाई, 1 2 3। Anti-clockwise. और एंटी एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का S. एस। एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा क्योंकि फोर्थ यस प्रायोरिटी है इस पे। तो क्या आंसर देखो मेरे सेम आ गए। यस सर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से देखना चाहते हो। जैसा आप देखना चाहोगे ना वैसा मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देगा। अगर आप कन्वर्जन करके देखना चाहते हो तो आप कन्वर्जन करके देख लीजिए। आप उसको 3D में विजुलाइज कर रहे हैं तो आप 3D में विजुलाइज कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें सही आंसर कैसे निकालना है। आप अगर बार बार कंडीशन बदलते रहेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, न्यूमैन और शेहॉर्स की कहानी? हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी कुछ करना है? सर कौन सा बोलो। सर कौन सा रूल सब में एप्लीकेबल रहेगा? हमारे हिसाब से हमने आपको बताया है कि फिशर प्रोजेक्शन को सबसे ज्यादा समझो और उसके अलावा वेस्डेस को समझ लो, और न्यूमैन और शेहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना सीख लो। तो एक ही तरीका एप्लीकेबल रहेगा, फिशर वाला और वेस्डेस वाला। तो यस सर। बाकी स्ट्रक्चर को उसमें कन्वर्ट करके आंसर देना सीख लो। बोले सर ऐसे टाइम नहीं लगेगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अगर आपने 15 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन निकाल दिए और वो आपसे सही जा रहे हैं तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने हर बार एक नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी तो आप फंस जाओगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। है ना, है बहुत आसान, यस सर। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं चुपचाप वैसा कर दीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से और उस क्वेश्चन का आंसर लेकर के इस टॉपिक को बंद कर देते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप आर एस निकालिए और क्वेश्चन मेरे सामने ये है, ट्राई सभी लोग करिएगा, ठीक है ना? दिस वन, यहां पर लिखा मैंने COOH, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा COOH और यहाँ लिखा H। बताओ भाई इसका आरएस क्या आएगा? सर 3R2S. 3R2S, 3R and 2S। बोलो भाई सबका यही आ रहा है क्या या कुछ गड़बड़ है? हम सॉल्व करें इसको। देखो इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने आंसर कैसे निकाले हैं, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है ध्यान रखने वाला कि आपको एक ही तरीके का कन्वर्जन अप्लाई करना है सभी लोगों को। तो ये जो फ्रंट कार्बन है, ये जो फ्रंट कार्बन है, इसको पूरा का पूरा घुमा करके, है ना, फुल्ली इक्लिप्स बना लो या पार्शियल इक्लिप्स बना लो, जो भी बना लो आपकी मर्जी है, लेकिन बनाओ इसको इक्लिप्स्ड में। तो मैंने इसको क्या करा कि रोटेट कराया और सिर्फ 60 डिग्री रोटेट कराया है फ्रंट वाले को। और फ्रंट वाले को अगर मैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ तो क्या आप बताइए मुझे, क्या आपको ये आंसर दिखाई दे गया कि यहाँ पर आ जाएगा OH फ्रंट कार्बन से, यहाँ आ जाएगा COOH और यहाँ आ जाएगा H। बैक साइड वाले से अगर आप बात करोगे तो फ्रंट वाले को मैंने घुमा दिया है, बैक साइड वाले को बात करोगे तो बैक साइड जैसे था वैसा ही रहने देना। तो बैक साइड पे यहाँ था COOH, यहाँ था आपके पास में OH,
और यहाँ था आपके पास H। इसके बाद जो पीछे था, याद रखिएगा, उठाएंगे हमेशा पीछे वाले को ही। स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बोले सर फ्रंट वाले को ऊपर उठा दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं करना आपको ऐसा काम, है ना, करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोगों को, है ना। मॉलिक्यूल्स 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा, आपका आंसर कभी सही होगा और कभी गलत हो जाएगा। सिमेट्रिकल हो जाएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा, एसिमेट्रिकल होगा तो आंसर गलत आ जाएगा खट से। आपका पता भी नहीं लगेगा, मॉलिक्यूल्स का 180 पे घूम गया और आंसर बदल गया आपका। तो जो हमने कहा है वो क्लियर कट है कि हमेशा इक्लिप्स का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है वही बनाना है। पीछे वाले कार्बन को हमेशा ऊपर उठाना है। ये उठाया आपने ऊपर, पीछे से OH इधर आएगा, H इधर आएगा, और फ्रंट से COOH इधर आएगा और H इधर आएगा, और इधर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा भाई। इस स्ट्रक्चर पे RS निकालना है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट इसकी बात करते हैं 1, ये 1 बनेगा। यहाँ सी के पास क्या है? OOO है, और इस कार्बन के पास सी के पास OCH है, तो OC और OO तो ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। बताओ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज। सो आंसर इज व्हाट? बताओ, R आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उस दूसरी कंडीशंस की। तो दूसरे कंडीशन की बात करोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और नीचे वाला 3 बन जाएगा। तो 1 2 3 अगेन इट इज फ्रॉम व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बन गया? ये क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब कौन सी फॉर्म बन जाएगी ये? बताओ, R फॉर्म। तो दोनों फॉर्म कौन सी आ रही है? 2R एंड 3R। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर सही था? बोलो, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जिसका आंसर सही था? पूरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ये तो बताओ। यस सर। सर ये नहीं समझ में आपने 60 डिग्री क्यों घुमा है? अरे यार, मुझे इक्लिप्स बनाना था तो मैंने इक्लिप्स बना लिया। तुम कितना चाहते हो? तुम इक्लिप्स बनाओ, हम ये नहीं कह रहे तुम 60 घुमाओ, तुम इक्लिप्स बनाओ। तुम बताओ तुम क्या स्ट्रक्चर चाहते हो, तुम मुझे वो बताओ, हम उससे आंसर निकाल के दिखा देंगे, उससे भी आंसर ये आएगा। घुमाने से RS में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो है वो आंसर आएगा वही। तुम बताओ तुम कितने डिग्री चाहते हो इसको घुमाना, हम उतने पे सर घुमा देंगे। अगर अपर COH को नीचे ले आए पूरा। यस सर। किसको? सर पूरा COH को नीचे ले हाँ आए। बिल्कुल, पूरा COH नीचे देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता था बनाना, लेकिन मैंने इसलिए इसको नहीं बनाया कि ना कहीं तुम इस तरीके से रटना ना शुरू कर दो कि सर ना हमेशा क्या फुल्ली क्लीज बनाना चाहिए। रिकॉर्डिंग देखो। तो अब मैं हमने कहा कि यार चलो RS निकालते हैं इसका। तो RS देखिए इसका, अब देखिएगा RS में फर्क देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं यार, काउंट IUPAC काउंटिंग करो इसके अंदर। तो IUPAC काउंटिंग करोगे तो यार IUPAC काउंटिंग किधर से हो जाएगी? पहले तो IUPAC को सोच लो, आप फिक्स कर लो, क्योंकि IUPAC में फिक्स एंड सेम नहीं है। तो क्वेश्चन ये है CH3 CHCl CHBr एंड CH2CH3, यही तो क्वेश्चन दिया है मैंने। तो काउंटिंग तो आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि काउंटिंग तो हो गई यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, और नीचे वाले भी फिक्स हो गई है 1 2 3 4 एंड 5। तो यानी कि 2 और 3 पर तुम्हारा RS निकलना है, 2 और 3 पर RS निकलना है। तो 2 और 3 पर RS निकालो। सबसे पहले बात करते हैं 2 पे। बताओ क्या ये Cl1 बनेगा? Cl1 ऊपर 2 और इधर 3 बनेगा। चेक कर लो, 1 2 3 इट इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S बन गया। यस सर। अच्छा, यहाँ आइए, इस पॉइंट पे आइए। अब इस पॉइंट पे अगर तुम बात करोगे तो इस पॉइंट पे Br1 बनेगा, नीचे 2 के पास Cl है तो ये 2 बन ये जाएगा 2 और ये 3 बन जाएगा। बताओ 1 2 3 क्लॉकवाइज इट इज अ क्लॉकवाइज, और S। क्लॉकवाइज का सर S आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा ऐसा कर आएगा। देंगे। तो क्या 2 पर S और
3 पर एस आ Yes. गया। यस सर। अच्छा, अब नीचे वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, अब देखो आंसर क्या आता है, चेक करो जरा फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं, है ना, सेकंड वाले कार्बन की। तो क्या ये 1 है? क्या यस सर। ये 2 और ये 3 है? यस सर। बताओ, 1 2 3 रोटेशन बताओ। सर R आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। क्या आर आ गया? यस सर। नीचे वाले को चेक करो, बताओ क्या ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है? बताओ 1 2 3 सर एंटी क्लॉकवाइज। का। R। आर। देखो उल्टा हो गया ना आंसर। Yes यस sir। सर। और तुम्हें फील भी नहीं आता, अगर हम ये बात नहीं बताते ना, हम बता रहे हैं, ये बच्चों को फील भी नहीं आता है ना। तुम्हें तो छोड़ो, मोस्ट ऑफ लोगों को फील नहीं आता है। वो बोलते हैं सर 180 पे कैसे घूम गया, आंसर तो सेम आएगा। हम कहते हैं ये क्वेश्चन करके दिखा दो, आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 180 मॉलिक्यूल्स कैसे घूम गया। तो इसलिए ना आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ना, जो आपको अगर 3D दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो हमने एक एक वर्ड बोला है ना, आपको एज इट इज मान लेना। बोले सर ने कहा है तो करना यही है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितने सर पटक ले अपना, कोई टीचर भी बोले ना करके कि ऐसे नहीं ऐसे करके देख लो, नहीं करना, यही करना है जो हमने तुमसे कहा है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही? क्वेश्चन बहुत है मेरे पास में, लेकिन समझो थोड़ा टाइम की भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में। ठीक है, आगे बढ़े हम सब। हम बोलो भाई। यस सर। Yes sir। ठीक है ना। तो देखो अब तक मैंने आपको जो बताया है उसमें मैंने आपको, मेरे को पढ़ाना था नॉमेनक्लेचर, सिखाया मैंने आपको प्रोजेक्शन। क्यों? जब तक मैं 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में लिखूंगा नहीं तो मैं आरएस निकालूं कैसे? तो मैंने आपको प्रोजेक्शन सिखा दिए। मैंने जनरली आपको, है ना, 4 प्रोजेक्शन सिखाए, है ना। एक सिखाया मैंने आपको वेस्डेस, एक फिशर, एक न्यूमैन, एक शेहॉर्स, एक और बचा हुआ है ना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि क्लास में बताऊंगा, या मतलब लास्ट में बताऊंगा। क्लास में तो क्या, लास्ट में बताऊंगा। है आसान वो भी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम रहती है, तो वो बात की बात देखी जाएगी अपने को। अब यहां से क्या हुआ, एक नए टॉपिक स्टार्ट होने लगे। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में कुछ डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नए रिलेशंस निकालने जा रहे हैं, है ना। तो रिलेशन है ना बिटवीन डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। हम रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। अब हम टॉपिक को बदल रहे हैं थोड़ा सा, नए सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो यार देखो होता क्या है कि जब हमें ना मॉलिक्यूल्स को, है ना, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली यस एक्टिव सर। है, जब जो कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के एक से ज्यादा फॉर्म बन रही हैं। तो वो एक से ज्यादा जो फॉर्म है जो ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर बन रही थी, उनके आपस में भी कोई रिलेशंस बना सकते हैं। हम उन रिलेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो उस रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आता है एनेंशियोमर्स रिलेशन। रिलेशन बिटवीन गिवन कंपाउंड्स। कौन कौन से रिलेशन पढ़ेंगे? सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला रिलेशन है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स ये सबसे पहला रिलेशन है। अब यार एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेंशियोमर्स? समझो ध्यान से। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज एनेंशियोमर्स होती है। बोले सर समझ, दोबारा बताइए, समझ नहीं आया, समझिए दोबारा। एनेंशियोमर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एनेंशियोमर्स enantiomers is always optically active। ये क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एनेंशियोमर्स। और जो एनेंशियोमर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं
नॉन सुपर इम्पॉसिबल, तो नॉन सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज are known as enantiomers. ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी मैं समझा दूंगा इस पॉइंट को, कोई इशू नहीं है। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं ना, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of enantiomers are same, ये सेम होती है। अब समझना ध्यान से, मैं आपको एनेंशियोमर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या बोला मैंने कि यार ये ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव में मैंने लिया है ना, जैसे मान लो मैंने लिया लैक्टिक एसिड, तो मैंने ये लिया, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा COOH और यहाँ लिखा CH3। चेक करो भाई, पहले ये चेक करो कि क्या ये कायरल है। चेक करो भाई, Yes, sir. Yes, sir. ये कायरल है, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब कायरल के साथ चेक करो कि ये R फॉर्म में है या S फॉर्म में है। चेक करो, बताओ ये R है या S है। सर आर है। R. सभी लोग बोला आराम से, मतलब जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बोलो भाई। सर एस है। सर एस है। Yes. देखो यार, अब यार ऐसे करोगे तुम लोग यार, अभी से ही मतलब रोना शुरू कर दिया आप लोगों ने। चलिए देखते हैं आंसर। देखो, नो डाउट दिस इज 1 2 एंड 3। रोटेशन 1 2 3, क्या एंटी क्लॉकवाइज है? R. और Yes, क्या sir. फोर्थ प्रायोरिटी Vertical line. वर्टिकल लाइन पे है? तो क्या वर्टिकल लाइन पे है तो जैसा है वैसा ही आंसर रहेगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये एस है? Yes. अब समझना ध्यान से। अब मैंने क्या करा, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने इसकी मिरर इमेज ले ली, ये मिरर इमेज लिया और मिरर इमेज को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो जो मिरर इमेज बनेगी, क्या वो ऐसे बनेगी? चेक करिए जरा। OH CH3 COOH एंड H, चेक करिए, बोलो। और अगर मैं इसका RS निकाल लूं तो चेक कर लो आंसर, 1 2 3 बन गया। बोलो भाई। Yes. ये आर आएगा सर। ये R है। क्या ये R आ गया? तो क्या दोनों, ये दोनों है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? यस सर। ऑप्टिकली Yes, sir. एक्टिव Yes, कंपाउंड sir. है। क्या जो फर्स्ट है, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, क्या सेकंड उसकी मिरर इमेज है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कंपाउंड दो हैं, नो डाउट दोनों डिफरेंट हैं। एक लाइट को आर घुमा रहा है, एक लाइट को एस घुमा रहा है, लेकिन है ना एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो, स्ट्रक्चर फर्स्ट को उठा करके स्ट्रक्चर सेकंड पे रख दो, तो क्या स्ट्रक्चर फर्स्ट के सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर सेकंड के सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट ओवरलैप कर पाएंगे? No, नो sir. सर। इसी को No, sir. बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज मिरर। इसी को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो साइंटिस्टों ने कहा कि यार इन दोनों को आप क्या बोल दो, आप इन दोनों को बोल दो एनेंशियोमर्स। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया कि यार दे आर एनेंशियोमर्स, ये एनेंशियोमर्स होते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. आर एनेंशियोमर्स।
दे आर एनेंटियोमर्स, ये एनेंटियोमर्स हैं, ठीक है ना। अब एनेंटियोमर्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के कि इनको आसानी से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो और पॉइंट्स लिखते हैं अब आपके लिए इसके अंदर, समझिए ध्यान से। they have सेम, बोला था मैंने अभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। Yes, sir. Physical and chemical. या अब यार सेपरेट करने के लिए तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता है। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो यार कैसे उनको अलग कर पाओगे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ही तो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कराएगा, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ही तो उनको सेपरेट करा पाएगा। और जब दोनों सेम चल रहे हैं तो किसी मॉलिक्यूल्स को आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज like melting point, boiling point, etc. So they cannot be separated. So they can't be separated. आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट नहीं कर सकते? जो नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं, और नॉर्मल टेक्निक्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया या क्रिस्टलाइन डिस्टिलेशन हो गया, आप इन मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो बोले सर कि जब ये नो डाउट एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो जब इनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता सर, तो किसी सोल्यूशन में अगर ये दोनों बन रहे होंगे तो सर हमें कैसे पता लगा होगा कि एक आ रहे है कैसे है? तो मतलब सेपरेट तो किया गया होगा, तो सेपरेट तो करेंगे, लेकिन नॉर्मल मेथड से इनको सेपरेट नहीं किया गया। इनको सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने जो मेथड यूज किया उसको हमने बोला रिजोल्यूशन, है ना। रिजोल्यूशन बोला, मतलब इसको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ा? रिजोल्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ा। अब वो भी लिखा दूंगा मैं अभी। पहला एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, दे हैव आइडेंटिकल chemical properties when treated with the optically inactive compound, when treated या reacted with optically active compounds, optically active compounds। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, आप समझिए ध्यान से। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी, है ना, सेम होती है, इसी वजह से इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेपरेट कर नहीं सकते हैं, कर तो सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन वो जो टेक्निक होती है ना, इनको सेपरेट करने की, तो दे आर सेपरेटेड बाई रिजोल्यूशन मैथड। बस ये नाम आपको ध्यान रखना है ना, कि रिजोल्यूशन मैथड से आप ही इनको क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। दे आर separate by
रिसोल्यूशन, है ना, ये रिजोल्यूशन होता है, ये रिसोल्यूशन बोलते हैं इसको। इस टेक्निक से उसको सेपरेट करते हैं। वो क्या कहानी है वो मैं इन फ्यूचर आपको बता दूंगा आगे जा करके। आप सुनना ध्यान से। अब यार एक बात समझो ध्यान से कि अगर मैं ये कहूं, ध्यान से मेरी बात का सुनकर जवाब दीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि यार ये एस घूम रहा है, ये आर घूम रहा है, क्लियर? मैं कह रहा हूं कि मान लो कि यार इसका जो अमाउंट है सोल्यूशन के अंदर वो 50% है, यानी कि ये वाला जो सब्सटेंस है वो सोल्यूशन में 50% पड़ा हुआ है और वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एग्री? यस एग्री? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने कहा कि 50% उसके अंदर ये भी पड़ा हुआ है और वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। Clockwise. अच्छा, दोनों उस सोल्यूशन में पड़े हुए हैं। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में उस सोल्यूशन में पड़े हुए हैं तो बताओ लाइट कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज? सर सर नहीं नहीं घूमेगी। सर घूमेगी। नहीं घूमेगी सर। नहीं सर घूमेगी। इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर इफेक्ट कैंसिल हो गया तो आपको समझ में क्या आएगा कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। Inactive. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने इक्वल अमाउंट में किसी सोल्यूशन में एनेंटियोमर्स पेयर डाल दिए, एनेंटियोमर्स पेयर, ये एनेंटियोमर्स पेयर हो गए, अगर तुमने इसको डाल दिया तो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जो ऑप्टिकली एक्टिव होते थे मिक्स करके आपने सॉल्यूशन में डाला और उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दिया, ऐसे मिक्सचर को हम लोगों ने नाम दिया रेसमिक मिक्सचर। क्या नाम दिया उसको हमने? रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर। तो हम रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या बनाए बताओ? इक्विमोलिकुलर मिक्सचर्स ऑफ enantiomers pair are known as racemic mixture। या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि 50% R प्लस 50% S इक्वल टू 100% racemic mixture। बोलो यस और नो? भाई racemic mixture क्या है? enantiomers का पेयर है जिसमें 50% R है 50% S है। तो ऐसे मिक्सचर को जो सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देंगे, क्या बोल दोगे उस ऐसे मिक्सचर को? आप रेसेमिक मिक्सचर बोल दोगे। अच्छा, जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो बताओ इंटरनल कंपनसेशन से इनएक्टिव होते हैं या एक्सटर्नल? आपने उनको दोनों को मिलाया बाहर से या उस मॉलिक्यूल्स के अंदर से ही वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे? तो हमने कहा नहीं, हमने आधा आर डाला आधा एस डाला और दोनों को मिला करके सब्सटेंस क्या बना दिया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं रेसिमिक मिक्सचर की। क्लियर हो ना रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन? समझ में आ गई ना आपको क्या है? Yes, sir. देखो रेसिमिक मिक्सचर, सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। एक सेकेंड। रेसिमिक मिक्सचर हो गया। Yes, sir. तो हम सबसे पहले सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं। हम ये बोल दें कि यार देखो ऐसा है कि 50% है ना उसके किसी मॉलिक्यूल्स में R हो और 50% S हो, तो है ना वो क्या बन जाता है? 100% रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। बोलो यस सर। सिंपल। कोई पूछे सबसे सिंपल डेफिनेशन बोल दो। और नहीं तो तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इक्विमोलिकुलर, इक्वी मतलब इक्वल अमाउंट, equimolecular mixture of enantiomers pair enantiomers pairs is known as what? Racemic mixture. Racemic mixture. And they are optically what? Active, inactive? इनएक्टिव। Due to एक्सटर्नल External compensation. खत्म बात। compensation. They are optically
ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका तीन बातें मैंने बता दी आपको। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए मेथड कौन सा अप्लाई किया जाता है, और तीसरी बात बताइए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं। क्लियर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और आसान नहीं लगेंगे ये क्वेश्चंस अगर आपने टर्म्स को बढ़िया तरीके से नहीं समझा। तो कंडीशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, और है कुछ नहीं। देखो आप ध्यान सोचोगे ना तो आपको बहुत है ना तरीके से चीज दिखाई दे रही होंगी, एक पैटर्न भी चल रही चीज हमारे पास में। अब बात आती है कि मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है, यहां से क्वेश्चन तो वो लोग बनाते ही बनाते हैं मीजो कंपाउंड से। और है ना नॉर्मली है ना बच्चों को से ना गलती भी होती है यहाँ पर, तो गलती होती है तो यार अपने को नहीं करनी है यार, हमें पता है कि क्वेश्चन यहीं से बनाया जाएगा मतलब। तो नेक्स्ट हेडिंग मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स। अब देखो मीजो क्या होते हैं। मीजो जो होते हैं इनके पास एक से ज्यादा कार्बन सेंटर होते हैं। पहली बात सुना। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस चली। नहीं नहीं, मेरी वॉइस कहाँ चली गई यार, मेरी वॉइस आ रही होगी भाई। बोलो भाई। आधा ये कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और आधा ये कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो यानी कि इट इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, बताओ, इंटरनल कंपनसेशन। इट इज ऑप्टिकली inactive due to internal compensation। ठीक है भाई, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? बोलो भाई, बोलो। यस सर आपने एक्सटर्नल लिख दिया है गलती से। नहीं, एक्सटर्नल कहाँ लिखा है, एक्सटर्नल लिखा है, यस सर एक्सटर्नल लिख दिया है। एक्सटर्नल ये ई एन है। आई एन। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं। अब पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक इसमें ना टेक्निकल क्वेश्चन डालेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, बताओ क्या ये एक मीजो है? चेक करो भाई। यस सर। पहले चेक देखो, मीजो चेक करने के लिए दो चीज चेक करनी होती हैं। पहला सर कायरल, सिमेट्री देख ली और कायरल देख लिया। बस सर बिल्कुल। फिर से काट देंगे सिमेट्री भी मिल जाएगी। कैसा ही है अब, सर मीजो है। मीजो है। चलिए ठीक है, अगर इतनी जल्दी आंसर दे सकते हो तो अगला क्वेश्चन जरा बता दो हमें। लो भाई, सॉल्व करो। अब बताओ भाई ये क्या है।
तो दूसरा वाला मीजो है। यस सर, मीजो। दूसरा वाला मीजो है भाई। यस सर। क्या सबको मीजो दिख गया? इसको भी सर बीच से काट देंगे, मिरर इमेज बन जाएगी। और थर्ड वाला बताओ। और फिफ्थ वाला बताओ। ट्राई करिए फटाफट। मैं सॉल्व करूं? क्वेश्चन नंबर 4 यार क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? COS बोलो। यस सर। मीजो बनेगा नहीं बनेगा? यस। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, मीजो बनने के लिए इस मॉलिक्यूल्स का कायरल होना जरूरी था, राइट? यस सर। क्या ये कायरल है? चेक करो। क्या ये कार्बन कायरल है? नो सर। तो फिर मीजो क्यों बोलोगे? ऊपर वाले में भी दिक्कत हुई थी। तो फिर मीजो कैसे बोलोगे? यस सर। तो आप क्या बोलो इसको कि इट इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ना। या यस देखो, सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो का ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों अलग अलग बात है। मीजो वर्ड बोलने का मतलब कायरल सेंटर तो है उसके अंदर, यानी कि वो लाइट को रोटेट करने की हिम्मत तो रखता था, लेकिन उसके दूसरे वाले पार्ट ने उसको धोखा दे दिया, तब वो मीजो बन पाया। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव में किसी ने धोखा दिया नहीं, वो तो स्टार्ट ही नहीं ले पाया अपने आप को ऑप्टिकल की तरफ ले जाने की तरफ लिए। तो ये मीजो होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर ऑप्टिकली इनएक्टिव। या इट इज इनएक्टिव कंपाउंड। ये इनएक्टिव है, ये मीजो नहीं, ये मीजो नहीं है, ये इनएक्टिव है भाई। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन जिसे कह सकते हैं। बताओ भाई, क्या ये मीजो है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बोलो भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है या मीजो है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड है ये। इनएक्टिव है या एक्टिव है या ये मीजो है? सर मेजो है। मीजो है सर। यस सर, मेजो लग दो रहा है। कायरल दिख रहे हैं। तुम्हें कायरल दिख रहे हैं, तो तुम्हें कायरल दिख रहे होंगे तो तुम्हें आरएस भी दिख रहा होगा फिर तो। भाई अगर कायरल दिख रहा है तो आरएस दिखाई देगा। अरे अगर तुम्हें कायरल दिख रहा है तो आरएस दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा? यस सर। तो आरएस निकाल के दिखा दो हमें, तो हमें आरएस निकाल के दिखा दो, हम तुम्हें मान जाएंगे। आरएस निकाल के दिखा दो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, इसका आरएस निकाल के दिखा दो हमें।
क्योंकि अगर तुम कह रहे हो ये मीजो है, तो मीजो कहने का मतलब क्या है कि ये कायरल है, और अगर कायरल है तो आर एस तो जरूर निकलेगा, और जितना आर उतना एस निकल जाता है, इसलिए इनएक्टिव बन जाता है, तभी तुम मीजो कह सकते हो, अदरवाइज तो तुम मीजो नहीं कह सकते। और अगर तुम मीजो नहीं कहना चाहते हो तो इनएक्टिव बोलो, इनएक्टिव बोलो तो सीओएस देखो, तो सीओएस तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और सीओएस होगा तो इनएक्टिव बोलूंगा, लेकिन एक्टिव नहीं बोल सकता। और अगर कायरल दिखाओगे तो एक्टिव बोलोगे, इनएक्टिव नहीं बोल सकते। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बोलो भाई, ट्राई करना चाहते हो या हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, या होमवर्क में दे दे, बताओ। बोलो सर भाई। फंस रहे हैं सर इसमें। तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। यस सर, वो 1 2 वो प्रायोरिटी CIP रूल इसमें कंफ्यूज कर रहा है। तो ये तो गेम है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। तुम्हें क्या लगता है, हमने क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि तुम कंफ्यूज हो बढ़िया तरीके से, या हम बोलो तो कंफ्यूजन दूर करें। सर आप बता Confusion दीजिए। सर दूर आप करें। बता दीजिए। हम बता दें, हाँ हाँ बिल्कुल हम बताते हैं। देखो यहाँ पर गेम क्या फंसाया, मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको कुछ बातें बहुत क्लियरली समझनी पड़ेंगी, और जो मैं बोलूंगा चुपचाप यस यस बोलना है, ठीक है ना। आपको बोलना है हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समझ में भी ना आए तब भी। अरे तो समझ में तो आएगा ही, तुम यस सर मैं तभी बुलवाऊंगा जब तुम्हें समझ में आएगा। ये थोड़ी बोल दोगे कि तुम कुछ भी, मतलब हम कुछ भी बोलेंगे तुम हाँ बोल दोगे। इतने इतने सीधे बच्चे नहीं हो तुम लोग, इतने सीधे तुम बच्चे नहीं हो कि हम कुछ भी कहेंगे और तुम हमारी बात मानोगे। मानोगे तभी जब तुम्हें अच्छा लगेगा। कहानी सुनिए, देखिए ध्यान से। देखो गेम ये है, ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा गेम है। ये आपके पास में Cl है, ये आपके पास में Cl है, यहाँ आपके पास में Br है, और यहाँ आपके पास में Br है। सबसे पहले काम करो, तुम सिस और ट्रांस कर लो। पहले सिस और ट्रांस कर लो। चलो बताओ, Cl और ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में सिस है या ट्रांस है? ये दोनों क्या है, सिस है या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस है। ये दोनों बताओ कौन से हैं? सिस। सिस। ये दोनों बताओ क्या है? ट्रांस। ट्रांस और उसके बाद सिस। और ये सिस। इसमें तो कोई सिस। दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नो नहीं। सर। ओके डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे आओ, अब निकालते हैं प्रायोरिटी। इस पे डायरेक्ट सी पर Cl लगा हुआ है तो ये 1 बनेगा। यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, उधर Br है, इधर भी Br है, लेकिन ये सिस का है और ये ट्रांस का है। तो बताओ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सिस या ट्रांस? सिस। सिस को। तो ये 2 बनेगा और ये 3 बन जाएगा। यस और नो? यस सर। तो 1 2 3 बताओ रोटेशन कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन होगी, क्योंकि Cl बिलो द प्लेन दे रखा है। तो एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या देना है? एस। अरे एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ना, और क्लॉकवाइज का मतलब आर होता है ना मेरे भाई। अरे ऐसा नो, अरे मेरी ये बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को? यस यस। यस सर आ गए। ठीक है ना? हाँ मैंने कहा था ना यस बोलना पड़ेगा आपको। अब बताइए यहाँ पर आइए, क्या ये 1 है, और क्या सिस और ट्रांस में ये 2 और ये 3 बन जाएगा? और 1 2 3 क्या ये क्लॉकवाइज जा रहा है? यस सर। और क्लॉकवाइज अबव द प्लेन Br होने की वजह से क्या ये आर ही रह पाएगा? यस सर। अब आइए आप इस वाली कैटेगरी की तरफ। इस वाली कैटेगरी में अगर आएंगे तो ये 1 है, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। बताओ 1 2 3 क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? और एंटी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, यस सर। क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन दे रखा उसने। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या ये 1 है, और 1 के बाद अगर चेक करोगे तो ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। 1 2 3 1 2 3 बताओ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बोलो भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। यस। अब चेक कर लो आंसर। देखो ये लाइट को क्लॉकवाइज, तो ये वाला Cl एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है इसको, और Br वाला क्लॉकवाइज, तो दूसरा वाला Br कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट तो 0 आ गया ना। यस सर। और देखो हमने RS भी निकाल के दिखा दिया। लेकिन इस बार RS इतना आसान नहीं था। अगर मुझे GI की प्रायोरिटी नहीं पता होती या GI नहीं देख रहा था तो तुम प्रायोरिटी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। CIP रूल फेल हो जा रहा था सर।
सीआईपी रूल फेल कहाँ हुआ? सीआईपी ने एक्सेस और ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया था? यस सर यस। तो फेल कैसे हो गया सीआईपी? भैया मेरे सीआईपी कैसे फेल